हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में पिछले कुछ समय में अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। जब महामारी की आप बात करते हैं, भारत में जब कोविड-19 की सिचुएशन आपको देखने को मिली थी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल करके आई थी कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों का परिणाम है कि अब आपको इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। गिरावट कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं है गिरावट। अभी अगर आप देखें तो डेटा बताता है कि अभी भी भारत में अमीर और गरीब के बीच में अंतर काफी ज्यादा मौजूद है। लेकिन ये अंतर अब अगर आप देखें कोविड-19 महामारी का जो दौर था उस दौर को कंपेयर करें आप अभी के दौर से, तो थोड़ा सा गिरावट आपको जरूर नजर आई है, थोड़ी सी कमी आपको यहाँ पर जरूर नजर आई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बार ये समझ लिया जाए कि पूरा जो हमारा टॉपिक है ये यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं पूरा टॉपिक आपका यूपीएससी आईएएस एग्जाम से जुड़ता है। जीएस पेपर 3 में अगर आप देखें तो आपको इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट में आपको इनइक्वालिटी का सेगमेंट भी मिलेगा, असमानता का भी एक सेगमेंट मिल जाएगा। तो वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। इकोनॉमिक में आपका इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जब आप इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो मसला है वो काफी जरूरी हो जाता है, तो उस पर डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिस्कशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। सूचना है कि जो हमारा नोएडा का सेंटर है वहां पर नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 16 जनवरी को शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच जो है वो 9 जनवरी को शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नोएडा के सेंटर को विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आप नोट कर लीजिए, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफी करीब आपको ये नया कैंपस देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं भारत में जो नई रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट जारी की गई है पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमिक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में प्राइज भी कहा जाता है। तो प्राइज की तरफ से ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है, वर्किंग पेपर निकल करके आया है और ये वर्किंग पेपर बताता है कि 2020-21 में कोविड-19 महामारी के बाद जो स्थिति में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, जो असमानता काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उस असमानता में थोड़ी सी गिरावट आई है और 2022-23 में जो आपकी असमानता है वो असमानता काफी ज्यादा कम हुई है। ये महामारी के बाद प्रभावी सुधारात्मक कदमों का सकारात्मक जो प्रदर्शन रहा है उसको दर्शाता है। यानी कि कोविड-19 महामारी के बाद सरकार ने सिचुएशन में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो कदम पॉजिटिव साबित हुए हैं, सकारात्मक साबित हुए हैं। वही बात यहाँ पर इस रिपोर्ट से निकल करके आती है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि असमानता के बावजूद भी उच्च आय वर्ग में संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो अभी भी बना हुआ है। ये समावेशी आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता को दर्शाता है। यानी कि भले ही भारत में इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम हुई हो लेकिन ये थोड़ा ही कमी आपको देखने को मिली है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। अभी बहुत जो अंतर है वो अभी भी मौजूद है। जैसे एक रिपोर्ट बीते दिनों सामने आई थी जहां पर ये बताया गया था कि भारत में जो टॉप 1% लोग हैं वो भारत की 40% जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, उसको अक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं। यानी कि अगर भारत में 100 लोग मौजूद हैं और भारत में 100 ही घर मौजूद हैं तो इसमें से मात्र एक व्यक्ति के पास भारत के 40 घर मौजूद हैं। तो सिचुएशन आप सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति के पास भारत के 40 घर मौजूद हैं, 1% लोगों के पास भारत की 40% संपत्ति जो है वो मौजूद है। तो ये सिचुएशन अभी भी भारत में बहुत खराब बनी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार आपको इस बार देखने को मिला है। साल 2022-23 का डेटा ये बताता है। ये तो सबसे पहले हमने डेटा की बात कर ली है। अब इस डेटा में जब आप इस पूरी खबर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है और वो शब्द है आपका गिनी कोफिशिएंट या फिर गिनी इंडेक्स, गिनी सूचकांक भी आप इसको कहते हैं। तो गिनी सूचकांक क्या होता है? गिनी सूचकांक जो है ये ओवरऑल आपका किसी देश में आय की असमानता को मापता है। किसी देश में जो आपका इनकम इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है जो गिनी सूचकांक होता है उसके माध्यम से। गिनी सूचकांक किसी देश के भीतर आय या फिर धन की असमानता का सांख्यिकीय माप है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है।
अगर आप गिनी सूचकांक की बात करें तो यहाँ पर अगर गिनी सूचकांक 0 है तो ये परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाता है, यानी कि पूर्ण समानता को दर्शाता है। और अगर किसी इकोनॉमी में गिनी कोफिशिएंट 1 है तो ये आपका परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है। तो ये सिचुएशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। अगर 0 है तो गिनी सूचकांक आपका 0 से 1 के बीच में रहता है। 0 का मतलब ये है कि वो आपको परफेक्ट इक्वालिटी की सिचुएशन दर्शाता है, और 1 का मतलब ये है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी की सिचुएशन दर्शाता है। तो ये ओवरऑल आपको यहां पर याद रखना है। ऐतिहासिक रुझान की बात करें, हिस्टोरिकली भारत का गिनी कोफिशिएंट कैसा रहा है, तो जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के समय भारत का जो गिनी कोफिशिएंट था वो 0.463 के आसपास था, और धीरे धीरे हमने उसमें सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे हमने भारत में जो असमानता थी उसको कम करना शुरू किया, और 2015-16 के आसपास भारत का जो गिनी कोफिशिएंट है वो 0.36% के 36 अंकों के आसपास पहुंच गया था। लेकिन बाद में फिर से आपको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है जब भारत में कोविड-19 महामारी आती है। कोविड-19 महामारी के दौरान अगर आप देखें तो 2020-21 में भारत का जो गिनी कोफिशिएंट था या गिनी इंडेक्स जो था वो 0.50 अंक के आसपास पहुंच गया था। आप देखेंगे जैसे जैसे ये 0 के पास पहुंचेगा, जैसे जैसे ये 0 के ज्यादा करीब होगा, वो समानता की सिचुएशन को दर्शाएगा, और अगर ये 1 के ज्यादा करीब जाता है तो वो असमानता की सिचुएशन को दर्शाता है, इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और आप देखेंगे कोविड-19 महामारी के दौरान हमारा कहां पे पहुंच गया था, 0.506 के आसपास पहुंच गया था, जो कि 1 के ज्यादा करीब है। कंपेयर जब आप करते हैं 0.367 से, तो ये 1 के ज्यादा करीब जो है आपका निकल करके आता है। तो मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि 2021-22 के दौरान भारत में जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तो 2020-21 में 0.56 के आसपास था, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको सुधार देखने को मिलता है, और 2022-23 में भारत का जो गिनी कोफिशिएंट है या गिनी सूचकांक जो है वो 0.410 के आसपास पहुंच चुका है, 0.410 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि थोड़ी सी गिरावट यहां पर नजर आई है। लेकिन अभी भी 2015 का जो लेवल था, 2015 में कहां पर थे हम, 0.367, तो इससे अभी भी हम काफी ज्यादा पीछे हैं। तो ये सिचुएशन आपको हिस्टोरिकली नजर आई है। पहले हम बहुत सिचुएशन ज्यादा खराब थी, अभी हम कहां पहुंच गए। अभी अगर आप देखें तो जिस समय हम आजाद हुए थे, जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस समय जो सिचुएशन थी उसके लगभग हम अभी वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी उससे और नीचे हमें जाने की जरूरत है। अगर हमें इक्वालिटी को बढ़ाना है, समानता को बढ़ाना है, तो हमें गिनी कोफिशिएंट को 0 के पास लेकर के जाने की कोशिश करनी चाहिए। 0 जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी की सिचुएशन को दर्शाता है। तो ये हमने गिनी कोफिशिएंट को थोड़ा सा समझा। अब सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्या प्रभाव रहा है, उन प्रभावों की अगर आप बात करें तो भारत सरकार की तरफ से भारत में असमानता को दूर करने के लिए, समानता को लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें आपका मनरेगा कार्यक्रम हो गया, सरकार की तरफ से उसको शुरू किया गया है, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, सरकार जो है अब मध्यस्थ जो है, मीडिएटर्स जो है, उनको समाप्त कर रही है, ताकि सब्सिडी लीकेज जो है उसको खत्म किया जा सके, और अब सरकार डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से जो है वित्तीय समावेशन पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया है। जैम की यहाँ पर शुरुआत की गई है, जनधन योजना हो गई, इसके अलावा आधार हो गया, और भी मोबाइल हो गया, मोबाइल भी यहाँ पर लोगों को बहुत दिया गया है। जो आपका पेनिट्रेशन है मोबाइल का वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। तो भारत में वित्तीय समावेशन भी आपको देखने को मिला है। अब आप देखेंगे भारत में हर जगह, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। इंटरनेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो भारत में वित्तीय समावेशन में भी आपको ओवरऑल बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इन्हीं तमाम प्रयासों का परिणाम रहा है कि भारत में अब जो आपका इनकम इनइक्वालिटी है उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आ रही है। डेटा की अगर आप बात करें, डेटा ये बताता है कि निचले 50% की जो आय है, अगर आप देखें जो भारत में जो बॉटम 50% लोग हैं उनकी आय में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2020-21 की अगर आप बात करें तो उनकी आय की जो हिस्सेदारी थी वो 15.84 के आसपास हुआ करती थी, और अब उनकी आय की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ करके 2022-23 में 22% के आसपास पहुंच चुके हैं। इसको आप 23% भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 22.82% के आसपास है। तो ये 23% के आसपास उनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है। फिर भी अगर आप देखें 2015-16 के लेवल से हम काफी पीछे हैं, क्योंकि 2015-16 में ये 24.0% के आसपास हुआ करता था, और अभी ये 2022-23 में 22.82% के आसपास है। यानी अभी भी हमें 2015-16 से ऊपर जाने की जरूरत है, हमें और ज्यादा प्रयास करने की
जरूरत है। मध्यम 40% की आय की अगर आप बात करें, जो मिड लेवल के जो आपके जो मध्यम वर्ग है, जो आपका मध्यम वर्ग की अगर आप बात करें, उसकी हिस्सेदारी में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022-23 में मध्यम वर्ग की जो हिस्सेदारी है, टॉप जो मिडिल 40% लोग हैं, मिडिल क्लास, उनकी हिस्सेदारी 46.6% के आसपास है, जो कि पहले आपका 43.9% के आसपास हुआ करती थी। यानी ओवरऑल अगर आप कहें तो टॉप जो लोग हैं उनकी आय में थोड़ी सी गिरावट आई है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है, या फिर उनकी हिस्सेदारी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा महामारी के दौरान आय असमानता बढ़ी थी, उसके पीछे के रीजंस अगर आप जानने की कोशिश करें तो महामारी के दौरान बेसिकली आपका जो निचले आय वर्ग के लोग थे, उनकी नौकरियां काफी ज्यादा चली गई थी, आपको देखने को मिला था बहुत सारे लोगों को अपना रोजगार जो है गंवाना पड़ा था, जिसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो आपको देखने को मिली थी। इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और इन्हीं तमाम क्षेत्रों की वजह से आपको जो है भारत में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली थी, असमानता देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोविड-19 महामारी के दौरान आपका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो आपका प्रौद्योगिकी क्षेत्र है और जो ई कॉमर्स क्षेत्र है, इसमें आपको खासतौर पर उछाल देखने को मिला था, और इस उछाल की वजह से जो आपके बड़े अमीर लोग थे उनकी आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो बड़े लोगों की आय में जो है कोविड-19 के दौरान भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। कुछ संरचनात्मक समस्याएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी समस्या कोविड-19 महामारी की वजह से ही पैदा हुई थी। अगर आप उससे पहले भी देखें तो भारत जब आजाद हुआ था तब भी हमारा जो गिनी कोफिशिएंट था वो काफी ज्यादा था, तब भी हमारे देश में आय की असमानता जो थी वो काफी ज्यादा थी। तो वो हिस्टोरिकली चला आ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए अभी हमें और बेहतर और जो है डीप उपाय करने की जरूरत है, ताकि सिचुएशन को और ज्यादा ढंग से समझा जा सके और उसमें बेहतर नीति निर्माण जो है किया जा सके। तो ये कोविड-19 महामारी के दौरान आपका जो इनइक्वालिटी थी उसकी बात की हमने। अब कुछ नीतिगत सिफारिशें यहाँ पर हैं जो कि इस पेपर में दी गई हैं कि हम सिचुएशन को कैसे सुधार सकते हैं, उसकी अगर आप बात करें तो हमें निवेश करने की जरूरत है। निवेश कहाँ करना है आपको इन्वेस्ट करना है भारत की शिक्षा में, भारत में एजुकेशन सेक्टर जो है वहां पर निवेश करने की जरूरत है। भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वहां पर निवेश करने की जरूरत है। भारत में जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर आपको निवेश करने की जरूरत है। जब आप इन क्षेत्रों में निवेश करेंगे तो अल्टीमेटली भारत में जो आपका स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये चीजें क्या हैं, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब आप ग्रामीण अवसंरचना की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये चीजें किसी भी देश की इकोनॉमी के बेस के तौर पे काम करती हैं, स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती हैं। और जब आप स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जब आप स्ट्रक्चर में निवेश करेंगे तो स्ट्रक्चर मजबूत होगा, और जब स्ट्रक्चर मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा, और ओवरऑल लोगों की जो सिचुएशन है उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे जो बुनियादी क्षेत्र हैं वहां पर हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हमें अपने देश में सामाजिक सुरक्षा नेट जो है, सोशल सिक्योरिटी नेट जो है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नेट को मजबूत बनाने का मतलब यह है कि भारत में हमें लोगों को जो है, जैसे कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यूनिवर्सल इनकम का कॉन्सेप्ट आता है कि भारत में हर व्यक्ति को जो है कम से कम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए कि वो अपनी आजीविका को पूरा कर सके। तो यूनिवर्सल इनकम के कॉन्सेप्ट पर विचार किया जा सकता है। हमारी जो कराधान व्यवस्था है, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, कराधान व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने की जब बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल आपको जो है, जो इनकम टैक्स है, जो मध्यम वर्ग पर लगने वाला जो टैक्स है, उसको कम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आपका जीएसटी हो गया, जीएसटी को भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में अभी आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ समय से बात हो रही है कि जो मध्यम वर्ग है उस पर टैक्स का दबाव बहुत ज्यादा है। तो इस टैक्स के दबाव को कम करने की जरूरत है, ये भी यहाँ पर आप देखेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत में जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके कर को कम किया जा रहा है, उन पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कम किया जा रहा है, और जो मिडिल जो आपकी क्लास है, मिडिल क्लास पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपनी जो कराधान व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, रणनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है, हमें बेहतर व्यवधान करने होंगे, बेहतर समाधान करने की जरूरत है, ताकि जो आपकी आय असमानता है उस असमानता को कम किया जा सके। तो ये ओवरऑल कुछ बिंदु जो हैं आपके, वो इस पूरी रिपोर्ट में बताए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गिनी सूचकांक में पूर्ण समानता का संकेत देता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100 या फिर ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा
वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।